1987 में ये पेंशन शुरू हुई थी। श्री देवीलाल ने ये चुनावी मुद्दा बनाया। चुनावी मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। कहा करते थे कि बूढ़े मर मत जियो, 100 रुपए पेंशन दूंगा। बिल्कुल। 1989 और 91 में चुनाव था, रागनी बजती थी, कर दी तूने कदर बुढ़ापे में, दे दे के नोट लिफाफे में। बिल्कुल ये भी था। और ये भी गायक गाना गाते थे कि जब पेंशन आती थी 3 दिन पहले घर में हलवा बनना शुरू हो जाता था। हाँ। उस बुजुर्ग के लिए उसकी कदर होती थी। आज 66,000 व्यक्तियों की पेंशन काट दी गई। जिंदल परिवार, भजनलाल परिवार, चौटाला परिवार, बंसीलाल परिवार, हुड्डा परिवार, जहाँ पेंशन लाखों 10, 12, 15 तनख्वाह के बाद जब हो जाएंगे रिटायरमेंट में तो इतनी पेंशन होंगी। भजनलाल के परिवार में 10-12 लाख रुपए पेंशन आ रही है। शोएब भजनलाल के बतौर MP पेंशन तो एक ही मिलेगी ना। ना 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 दुष्यंत चौटाला की बात कर रहा हूँ खासकर जी। पिछली सरकार में पार्टनर थे, सरकार उनके भरोसे चल रही थी। नहीं, वो उन्होंने 5100 रुपए, जो 10 सीट आई थी उसमें सबसे बड़ा यही था कि पेंशन जो है ना, मैं 5,000 5100 पेंशन मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 1987 में जब हरियाणा के अंदर सरकार बनी थी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी और लोकदल गठबंधन हुआ करता था। उस सरकार ने हरियाणा के अंदर वृद्धावस्था सम्मान पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये शुरू किया था, जिसे कहते थे बुढ़ापा पेंशन। चौधरी देवीलाल लोगों को रोक करके पूछते थे, खासकर बुजुर्गों से, कि खाते में पेंशन आ रही है या नहीं आ रही। 100 रुपया महीना पेंशन शुरू हुई थी और समय समय पर बढ़ते बढ़ते ये पेंशन 3,000 रुपये मासिक हो चुकी है। हालांकि हरियाणा सरकार की घोषणा ये 3200 रुपये की थी, लेकिन पिछले इस महीने की पेंशन तो भी आई नहीं। पिछले महीने की जो पेंशन मिली थी, बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वो 3,000 रुपये मिली। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे जेजेपी हो, इसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं कि आखिर 200 रुपये बढ़ा करके सरकार ने क्यों नहीं दिए। ये वृद्धावस्था पेंशन का जो मामला है, जब शुरू हुआ था तब से लेकर के और आज तक, इसके अलावा कई प्रकार की इनके अंदर चेंजिंग टाइम पर आती रही। कुछ इन्हीं विषय को लेकर के मैं बात करने के लिए मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर ठीक ठाक उनकी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। सुरजेवाला जी, जो पेंशन शुरू हुई थी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता नाम इसका था जहाँ तक मुझे ध्यान है, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, चौधरी देव, हालांकि उसको नाम में तो कहा जाता था बाद में परिवर्तन हुआ। हाँ, शुरू में ओल्ड एज पेंशन। 1987 में ये पेंशन शुरू हुई थी जी। श्री देवीलाल ने ये चुनावी मुद्दा बनाया। चुनावी मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था। कहा करते थे कि बूढ़े मर मत जियो, 100 रुपए पेंशन दूंगा। बिल्कुल। आखिर ये जो पेंशन शुरू करने का मकसद क्या था और क्या उस पर कहाँ तक वो पूरी उतर रही है? देखिए, जो देवीलाल की जो सोच थी ना, वो एक बड़ी सामाजिक सोच कहिए इसको, और व्यवहारिक सोच थी। और वो कहा करते थे और कहा करते नहीं थे। और हमने भी देखा है कि हमारा जो समाज है ना, ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा रहा है और बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सी जगह पे कि जब एक सर्टेन एज के बाद आदमी अपने घर का सारी जिम्मेवारी अपने बच्चों को सौंप देता है, ज़मीन जायदाद पैसा लेन देन, फिर उसके पास अपनी ज़रूरत के लिए कोई पैसा या अपने खर्चे के लिए निजी छोटे मोटे उसके पास कोई पैसा नहीं होता और वो अपने आप को बड़ा असहाय समझता है जी। चाहे उसको मैं यूँ कहूँ कि अपनी छोटी बड़ी बीमारी के लिए कोई 1 रुपये दवाई गोली लेनी हो, या जैसा हमारा सामाजिक एक वो है रिवाज है कि हुक्का पानी, उसमें वो तंबाकू के लिए पैसे 2 रुपये 5 रुपये का तंबाकू के लिए, मतलब बच्चों की तरफ ना देखना पड़े। उसके पास पैसा नहीं होता था क्योंकि पैसा वो उसने लेन देन बंद कर दिया होता था। तो उसके लिए इन छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चे को कहना पड़ता था, लड़के को, कई बार बहू को कहना पड़ता था और कई बार उसको बड़ा अटपटा जवाब मिल जाता था, तो उसके महात्मा को चोट लगती थी। और ये चौधरी देवीलाल ने इस बात को महसूस किया और देखा, देखते रहते थे समाज के अंदर
तो बड़े बुजुर्गों की जो दशा थी उसको इम्प्रूव करने के लिए या उनका मान सम्मान परिवार में बरकरार रहे। और ये भी होता था, हमारा जो समाज है उसके अंदर जब मान लिया उसकी बेटी आ जाती थी या उसकी बेटी के बच्चे आते थे तो उनको एक हमारा समाज के अंदर एक रिवायत है कि बेटी को अब आप जाते हुए अपने श्रद्धा मुताबिक उसको 150 रुपये अपनी तरफ से देते हैं। तो वो भी उसके पास नहीं होता था तो वो भी अपनी बहू से या बेटे से मांगता था और कई बार कहता था हमने दे दिया, आपकी क्या ज़रूरत है, लेकिन उसको ठेस लगती थी। और कई इसके साथ साथ मान लिया उसके अपने पोते का जन्मदिन है, हाँ किसी में भी, तो उसके लिए 10 रुपये का गिफ्ट देना चाहते थे तो वो भी कहते थे आपको क्या है, हमने दे दिया है, आप तो चाहे 5,000 रुपये का गिफ्ट दे दें। बुजुर्ग आदमी 10 रुपये का देता ही वो भी संकोच करता था और मांगता था। बड़ा ध्यान है, सोचने वाले बड़े छोटे छोटे थे। 1989 और 91 में चुनाव था, रागनी बजती थी, कर दी तूने कदर बुढ़ापे में, दे दे के नोट लिफाफे में। बिल्कुल ये भी था। और ये भी गायक गाना गाते थे कि जब पेंशन आती थी 3 दिन पहले घर में हलवा बनना शुरू हो जाता था। उस बुजुर्ग के लिए उसकी कदर होती थी। और तो ये एक उनको सम्मान बढ़ता था। तो समय बदलता गया धीरे धीरे। ये एक सामाजिक जो थी, ये एक जरूरत थी जो देवीलाल ने महसूस किया। और लोगों ने ये भी कहा, उस वक्त तत्कालिक चुनाव से पहले बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, वो बजट को देख के बड़े चिंतित थे कि इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से, ये नहीं होगा, अगर ये संभव होता तो मैं इसको लागू कर देता। लेकिन जो देवीलाल कहा करते थे कि मैं कोई भेड़ चराने नहीं जाऊँगा, मैं बैठूँगा और बीडी गुप्ता मेरे वो होंगे वित्त मंत्री और मैं उनसे कहूँगा फाइल लेके आओ और मैं लिख दूंगा देवीलाल और पेंशन चालू। खैर ये बातें तो पॉलिटिकल नहीं, वो एक 100 रुपये से शुरू, मतलब कहीं तो एक तरह से ये सम्मान वाला, कदर वाला, इज्जत बढ़ जाए उनकी, बुजुर्गों की, ये मोटिव था, उद्देश्य यही था। और वो सामाजिक जो हमारा परिवेश है उसके मुताबिक ये एक आवश्यक बन गया था। उस टाइम पर ये था, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि 60 साल का बुजुर्ग जिसकी 60 साल उम्र पूरी हो गई जी, उसको पेंशन मिलेगी। हाँ, कोई और कोई क्लोज नहीं थे ऐसे। शुरू में ये 65 साल रखी गई, फिर 60 घटा दी, फिर 60 हो गई, अब 58 है आजकल। हाँ, नहीं उसमें ये क्लोज तो नहीं थी कुछ भी, बट एक इसमें तब भी एक कॉलम था कि मेरा अपना सभी अपने साधनों से गुजर बसर करने में मैं असमर्थ हूँ और मैं सरकार से इस सहायता के लिए याचना करता हूँ। उस वक्त भी एक कॉलम था, मतलब जो फार्म भरते थे के अंदर ये था, उस फार्म पे बिल्कुल जो घोषणा होती है, जो घोषणा पत्र, जो उसकी तरफ से एप्लीकेंट जो अप्लाई करता था यानी फॉर्म भरता था, फॉर्म तो भरे जाते थे, लेकिन अनपढ़ लोगों के फार्म तो सरकारी मुलाजिम जाया करते। 3 आदमियों के, कौन सा कोई कहते थोड़ी होगा भाई आपकी तरफ से ये लिखा जा रहा है जी, ना कुछ नहीं था। लोग आते थे और सरकारी 3 आदमियों की टीम होती थी, एक प्रशासन की ओर से होता था, एक डॉक्टर और एक समाज कल्याण विभाग का अधिकारी कर्मचारी होता था। 3 आदमियों की टीम होती थी, फार्म आते थे, लोगों को देख देख के अपना वो फार्म गांव में गए, एक लाइन से भर दिए, बस वो कहते फार्म भर दे जी मेरा। हाँ, वो फार्म भर, मतलब हर आदमी को मिलनी शुरू हो गई। 65 साल जब उम्र थी, जो 65 साल उम्र थी जी, उस टाइम बहुत ज्यादा लोगों को एलिजिबल थे, और जब 58 साल हो गई तो उसका 50% भी नहीं रहा। फिर सरकार जैसे बदली तो सरकार ने इसमें कुछ राइडर्स, कुछ शर्तें लगा दी कि जैसे उनका बेटा कोई क्लास 1 या गजेटेड ऑफिसर ना हो, इनकम टैक्स पे ही ना हो, तो इस तरह की कुछ शर्तें ऐड कर दी, या कोई प्रॉपर्टी ना हो उनके नाम, या कोई किराया ऐसा ना आ रहा हो, तो इस तरह की कुछ शर्तें जोड़ दी गई थी। लेकिन अब हुआ है ना कमाल तो हरियाणा में, जिसकी आज चर्चा है, जो हम करने जा रहे हैं जी। आज 66,000 व्यक्तियों की पेंशन काट दी गई है। जो पेंशन ले रहे थे उन राइडर्स उन शर्तों के मुताबिक ले रहे थे, लेकिन अब नई शर्त क्या शुमार कर दी गई कि पहले तो किया गया 1,80,000 रुपये अगर उसके परिवार की या उसकी इनकम पति पत्नी की जो पेंशन अगर उसमें उसके बच्चे भी शामिल हैं, तो अगर परिवार एक है तो मैं तो उसको ये मानता हूँ, परिवार पहचान पत्र में अगर वो सारे शामिल हैं तो एक ही परिवार माना जाएगा। उसकी अगर इनकम 1,80,000 से ऊपर, अब 3 लाख रुपए कर दिया है, अब 3 लाख की है, वो तो बढ़ाई है, हर तरह का वो स्लैब बढ़ा दिया है।
वरना जो स्टार्टिंग रखी गई थी वो हर तरह के उसके लिए एक जो क्राइटेरिया रखा था वो 1,80,000 रखा था कि उससे ज़्यादा है तो वो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, उसको जो सरकार के लाभ है किसी भी तरह के वो नहीं मिलेंगे। उसमें बुढ़ापा पेंशन भी आ गया। अब वो बढ़ा करके जब ज़्यादा शोर मचा, बहुत से लोगों की कट रही थी और इस बारे में सरकार को भी बहुत वो रोष लोगों का पहुंचना शुरू हुआ, तो अब उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया है हर तरह से। जो सरकारी लाभ है वो 3 लाख से ऊपर मिलेंगे। अब उसमें होता क्या है कि जैसे कि फसल बिक रही है, फसल जमीन है बाप के नाम, बेटे हैं 4, चारों अलग हो गए और वो जमीन उसके नाम है और वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत बाप के नाम उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो जो फसल बिकेगी वो बाप के नाम बिकेगी और वो 3 लाख से ऊपर बिकते ही उसकी तो पेंशन कट गई। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए 4 बेटों में वो जमीन बढ़ चुकी है, नाम अलग हुई नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन अलग हुआ नहीं, इनकम उनकी एक ही आदमी के खाते में जुड़ गई, जैसे आपने कहा बेटों की नहीं है, तो उसकी पेंशन कट गई। और जबकि उसकी वास्तविक आमदनी उस बुजुर्ग की है ही नहीं कुछ भी। तो मतलब जिसको सम्मान का नाम मिला था, अब ये हरियाणा में ये हो रहा है कि ये 70,000 के करीब, जैसे पीछे तो आंकड़े 66 के थे लेकिन लोग 70,000 कोई 80,000 भी कह रहे हैं कि इतने आदमियों की पेंशन कट गई है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित हो रहा है। इस बात का रोष आम जनता में है इस वक्त और सियासी दल, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी इसको भुनाने में लगी हुई है। अभी पिछले दिनों इनेलो पार्टी इसमें प्रदर्शन करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी का भी आ रहा है कि 8 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। तो ये रोष समाज के अंदर हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके बारे में आम जो हमारे बुद्धिजीवी है वो भी ये बात को उठाते हैं कि भाई एक तरफ ये सम्मान राशि है, जैसे हमने शुरू में कहा ना कि वो उनको अगर तंबाकू के भी 2 रुपए के लिए हाथ पछाड़ना पड़े, पोते के जन्मदिन के लिए 10 रुपए, अब वो असहाय हैं या अपनी टेबलेट्स के लिए 4 रुपए की नहीं वो खरीद पा रहे। दूसरी तरफ हमारे जो विधायक हैं, जो राजनेता हैं, अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर मान लिया कोई 25 साल की उम्र में पंच या सरपंच या म्यूनिसिपल कमेटी का सदस्य बन गए या एमएलए बन गया और वो 5 साल रहा है, या नहीं एमएलए तो वो 2 साल रहा और 2 साल के बाद विधानसभा भंग हो जाती है तो उसको 1 साल के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है। और वो अब मान लिया उसकी उम्र होती है जाकर के 92 साल या 95 साल, कितने साल वो पेंशन लेगा जी? कितने साल? 60-65 साल पेंशन, 65 साल तक एक। इसलिए क्या ऐसा तीर मारा है कि उसको पेंशन मिले, ये ऐसा है बुजुर्ग को ना मिले? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? दूसरा जी, ऐसे परिवार हैं हरियाणा के, देख लीजिए, जिंदल परिवार, भजनलाल परिवार, चौटाला परिवार, बंसीलाल परिवार, हुड्डा परिवार, जहाँ पेंशन लाखों 10-10, 12-15 तनख्वाह के बाद जब हो जाएंगे रिटायरमेंट में तो इतनी पेंशन होंगी। भजनलाल के परिवार में 10-12 लाख रुपए पेंशन आ रही है। जिंदल जैसे परिवार में 12-13 चौधरी भजनलाल के परिवार में जसमा देवी जी विधायक रही, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, और एक नहीं, चौधरी भजनलाल के बतौर एमपी पेंशन तो एक ही मिलेगी ना? ना 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 ना, एमएलए की अलग, एमपी की अलग। अगर कोई व्यक्ति एमएलए और एमपी दोनों रहा है तो 2 पेंशन मिलेगी, अलग मिलेगी। यस, यही तो कमाल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शायद एक पेंशन ही मिलेगी सिर्फ। वो पंजाब ने किया है कि सिर्फ एक पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी जितनी बार भी रहा है तो बढ़ती जाएगी। और उसका ये भी है, इंक्रीमेंट भी लगते हैं। अगर 4 बार एमएलए रहा तो उसकी पेंशन ज्यादा होगी, भत्ते भी मिलेंगे, ज्यादा होगी, पेंशन ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाती है। उसको एमएलए की भी मिलेगी, राज्यसभा का रहा है तो राज्यसभा की, लोकसभा का रहा लोकसभा। दुष्यंत चौटाला भी अब कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे अब। हाँ, और पेंशन भी। पिछली बार सरकार के अंदर वो देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर ये राजनेता अपने पेंशन छोड़ इनके लिए लड़ाई लड़े फिर तो हम कहें, खुद तो ले रहे हैं लाखों। चौटाला परिवार में मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए पेंशन आ रही होगी साल। मैं ये कह रहा था, चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला की बात कर रहा हूँ खासकर जी। पिछली सरकार में पार्टनर थे, सरकार उनके
भरोसे चल रही थी। नहीं, वो इसमें उन्होंने 5100 रुपये, जो 10 सीट आई थी उसमें सबसे बड़ा यही था कि पेंशन जो है ना, मैं 5000 5100 पेंशन 5100 पेंशन मिलेगी ना। उन्होंने पेंशन करवाई नहीं है अपनी उस टाइम पर। हालांकि कहते थे कि देखो जी 1000 से हम 2500। अब वो कहते हैं कि ये इतनी बढ़ी थी, मेरी बदौलत बढ़ी थी, या मैं नहीं बढ़ा पाया, मेरे 10 ही MLA थे, कौन सी सरकार मेरे को बना के दी। अरे सरकार बना के दे तो बढ़ाए, नहीं तो नहीं। अब क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है ये? बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त ये जो पेंशन कटने का मुद्दा है ना। बढ़ोतरी का तो मैं इतना नहीं मानता। बढ़ोतरी के लिए तो चलिए आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे, बढ़ते गए हैं, लेकिन ये जो कट रहा है ना, ये राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे सरकार को काफ़ी सोचना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है बुजुर्ग खड़े होते हैं जाकर के, ADC के बाहर खड़े हैं, DC के बाहर खड़े हैं, घंटों खड़े हुए हैं वो। उसको बाद बुलाया जाता है, फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपकी आया जाता है। सम्मान के बजाय अपमान भी हो गया एक तरह से। बिल्कुल हो रहा है इस वक्त। जो सम्मान मिलना चाहिए था, जैसे वृद्धावस्था सम्मान जिक्र कर रहे हैं, 70,000 लोग ये इस तरह इस मंजर से गुजर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरफ हमारी सोशल वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे आप 85 करोड़ जनता को आप 5 किलो इलाज भी दे रहे हैं, वो भी क्यों? और ये पेंशन के लिए आप अभी वो भी शुरू किया, वो जो महिलाओं के लाडो लक्ष्मी योजना भी है, और वो बिहार में 10,000 भी दिए या 2100 रुपये भी दिया। और आप चुनाव के समय आप इस तरह के बड़े लॉलीपॉप संभालते हैं। और ये एक बड़ा सामाजिक जिसको से जुड़ा हुआ है एक विषय है, इसमें आप हाथ खींच रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार को इस बारे में पुनः विचार करना चाहिए और इसको सम्मान राशि के तौर पर देना चाहिए। अब कितने केसेस हैं, अभी आप पीछे उसका बॉम्बे डाइंग के उसका देख रहे थे, कितना बड़ा आदमी, और उसका बुढ़ापे में उसको एक पैसे के लिए दर दर भटक रहा था वो। चूंकि उसकी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम होगी, बच्चों ने उसको देना बंद कर दिया, उसकी अपनी और कोई लाले पड़ गए उसके अपने। तो ऐसे बहुत परिवार हैं, खासकर शहरों में। जब तक जॉइंट फैमिली थी, जब तक ये समस्या नहीं थी हमारे समाज में। क्यों? कि परिवार के अंदर बच्चे को, बेटों को डर रहता था, उसके चाचे ताऊ और जो दूसरे लोग देखेंगे, वो ये कहते थे खबरदार है, अगर तो नहीं है तो हम सेवा करेंगे अपने भाई की। एकल परिवार में नहीं छोड़ते थे। अब वो बच्चे की जिम्मेवारी उसी की है और अब नहीं है, तो अब ये ज़्यादा मैं समझता हूँ जरूरी है, जरूरत है। और इसको सरकार इसको गंभीरता से ले और इसको इस पे ठीक तरह से उनके हक में निर्णय लेना चाहिए। तो ये थे सुरजेवाला जो बात चल रही थी, मुख्य उद्देश्य था कि जो सम्मान पेंशन, सम्मान भत्ता की बात शुरू हुई थी, एक तो अपमान ना बने, और दूसरा तमाम जो आज लगा रखे हैं इसके अंदर तमाम जो पेचीदगियां हैं उनको कम किया जाए, और किसी प्रकार से जिसे बुजुर्ग यानी कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, सम्मान भत्ता नाम दिया गया था, वो वापसी उसी मूल रूप में पुनः लौटे। बिल्कुल लौटना चाहिए। एक गंभीर विषय था जिस पर हमने आपसे बात की। आगे भी जुड़े रहेंगे आपके साथ, किसी न किसी नए विषय पर जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।